बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सिल। हरमीत बाजी बस थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि लाहौर की सारी ट्रैफिक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद चली गई है, तो ही स्टक इन ट्रैफिक। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हाउ वाज योर वीकेंड? आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मुझे लगता है कि अभी तक हम 24 की फील में ही हैं। वो इसलिए कि अगर पूरा महीना गुजर गया तो हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा 2024 अभी न्यू ईयर शुरू हुआ है या आपके लिए पुराना होना शुरू हो गया है, क्योंकि पूरा महीना ऑलमोस्ट गुजरने के बाद अब हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, जहां कदम बढ़ा रहे हैं वो है फरवरी। और फरवरी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको पता है पूरा साल 2024 इंतखाबात का साल है और फरवरी इंतखाबात का महीना है। तो इस महीने में पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसका इंतजार मुझे लगता है हर आम लेमैन को, हर सियासतदान को, हर लीडर को था। लेकिन उसके बावजूद भी सेनेट में एक करारदाद जमा कराने के बाद दूसरी करारदाद जमा कराई गई और गेस व्हाट, उसका रीजन क्या था? करारदाद में ये कहा गया भाई ठंड बहुत है, तो इस ठंड में अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ सूबे जो हैं, क्योंकि ये सेनेट में जो करारदाद दूसरी जमा कराई गई है ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जमा कराई गई है। और कहा यह जा रहा है कि इतनी ठंड में हमारे से कैंपेन नहीं हो रही, और कैंपेन के अलावा आपको पता है तमाम तरह कंपेनियंस जो आपस में लगे हुए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अगर गाड़ी आप देखें तो उसके ऊपर झंडे लगे होते हैं, अगर आप सड़क पर जाए तो बोर्ड्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं। इस किस्म की तैयारियों के बावजूद भी वोटर और सपोर्टर्स का कहना यह कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतनी ठंड में। लेकिन इसके बावजूद भी अब इंतखाबात की अगर बात करें तो वीकेंड पे एक ऐसा छक्का लगा जिसमें गेंद के साथ साथ बल्ला भी उड़ गया। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ले का निशान नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद सोशल मीडिया पे एक भौचाड़ है जो कि हम देख रहे हैं और लोग काफ़ी बात कर रहे हैं। चूँकि हम पब्लिक को एज पब्लिक न्यूज़, अगर मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मुझे लगता था कि आज मैं सोच भी रही थी कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर रखूँ कि अगर पब्लिक न्यूज़ की बात करें एज नेम डिपिक्ट कि हम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो न्यूट्रल होकर तो बात की जाएगी, लेकिन जो बात ज़्यादा पब्लिक कर रही है उसके बारे में प्रोग्राम में ज़्यादा बात की जाएगी। तो जो पब्लिक है, आम पब्लिक का, आम ले मैन का जो रिव्यू है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या पीटीआई का मुस्तकबिल इंतखाबात में सही से वो परफॉर्म कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तमाम तर उम्मीदवार जो हैं अगर अलग अलग निशान के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और रही सही कसर जो है इंतखाबात के निशान को ले लें, आप टीवी ले लें, आप चेयर ले लें, आप सोफ़ा ले लें, आप दरवाज़ा ले लें, आप खुस्सा ले लें, आप तवा ले लें, ज़ुबान ले लें, सब्ज़ मिर्च ले लें, यू जस्ट नेम इट। कोई एक ऐसी चीज़ मुझे बताएं जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो कि भी कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं इंतखाबात, उसमें लीडर्स भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी हैं, उनको ये तमाम तर निशानात अलॉट किए गए हैं। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहाब दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो चीज़ें खासकर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़र थी और अब मामला ये है कि खटाई में पड़ चुका है। तहरीक इंसाफ को जो टेक्निकली आउट किया गया सिलेक्शन से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होता उसको सिर्फ 10,000 रुपए का जुर्माना लगा के उसको क्लियर किया जाता है। यही इलेक्शन पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, नून लीग भी कर चुकी है। एक आम तासुर है अवाम में जो पाया जा रहा है। तो सिचुएशन यही है कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों को जो निशान अलॉट किए गए हैं, अब इसके बाद मामला क्या होगा? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 217 तकरीबन इतनी बनती हैं, इससे ज़्यादा बनती हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं, उससे भी पीटीआई जो है उसका भी नुकसान हो गया है। जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो उनको भी बड़ा धचका मिला है। तो आने वाले सेनेट के इलेक्शन में भी पीटीआई जो है उसका क्लीन स्वीप हो जाएगा, वहाँ से बड़ा मुश्किल है क्योंकि निशान है नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप दुरुस्त फरमाए कि सोशल मीडिया पे बड़ी बातें जो है वो गर्दिश कर रही है और जो माजी था वही अब भी हाल में वही सिचुएशन चल रही है जो हमने माजी में किया। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि हाल में जो है कई फ्यूचर में फिर इस तरह कुछ होगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माजी की हम बात कर रहे हैं, हाल को हम डिस्कस कर रहे हैं, मुस्तकबिल की फिक्र आप समेत, मुझ समेत, तमाम तर सियासतदानों समेत, तमाम तर लीडरान समेत आम पब्लिक जो है
उसको कितनी फिक्र है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट आम पब्लिक ने करना है, चाहे वो खुस्से को करे, तवे को करे, जुबान को करे, सब्ज मिर्च को करे, या वो XYZ किसी भी तीर। अच्छा, तीर के निशान से मुझे याद आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि अब सिर्फ शेर और तीर ही रहा है मैदान में, और तीर जो है वो लगेगा शेर को और निशाना होगा इस वक्त शेर। खैर, ये सारी बातें तो बहुत मजे की हैं। इस पर हम रिव्यू ले लेते हैं। सुमेरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट है। हम उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, सुबह खैर, कैसी हैं आप? सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुमेरा, कहिएगा कि हम दरअसल आम पब्लिक से शुरू कर रहे हैं, सियासतदानों की या फिर जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंतखाबात, उनकी बात हम चले बाद में करेंगे। एक आम तासुर जो पाया जा रहा है, आम पब्लिक जो सोशल मीडिया पर रिव्यू कर रही है, टॉप ट्रेंड जो चल रहा है इमरान खान इंतखाबात के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि ये बल्ले का निशान चले जाने से आम पब्लिक में क्या तासुर छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? देखिए, मुझे तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से जब भी आई हूँ, आप लोग हंसते हैं फिर कि मुझे तो इसलिए हैरत नहीं होती कि 3 टेन्योर्स देख चुकी हूँ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। मगर हरमीत से पूछना चाहूंगी मैं, हरमीत के दिली एहसासात क्या है, पहले तो ये बताएं जरा, उसके बाद आई कंटिन्यू। सुमेरा, हम तो माजी को देखते हैं और हाल को देखते हैं तो तकलीफ होती है, और हमें ये भी अफसोस होता है कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने माजी में चीज़ें देखी हैं और हाल पे बड़े खुश भी नजर आते हैं हमें कि जो कुछ हो रहा है PTI नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो PTI के साथ हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। हम समझते हैं कि जो माजी में गलत हुआ, अब जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जो कुछ हो रहा है और जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, उस पर मेरे समेत हर शख्स को तकलीफ है कि इस किस्म के फैसले जो आते हैं, आम आदमी जिसकी ख्वाहिश होती है, जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है, उसी को भी तकलीफ है। तो हम तो उसी के साथ। हरमीत जो बात कर रहे हैं ना, देखिए 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता था। आपने 3 टेन्योर देखे, लेकिन अभी तो बहुत कुछ और भी देखने के लिए बाकी है ना। पिक्चर की बात इन्हीं 2 आंखों से देखें और जिंदगी रही तो अब ये 4था टेन्योर है, देखते हैं आगे क्या होता है। मगर देखें, हमेशा हम यही सियासतदानों को तलकीन करते रहे हैं कि अपनी एक रेड लाइन ना क्रॉस करें रियासत की तरफ। यहाँ पर किसी बंदे को अगर रियासत ने बहुत फवायद पहुंचाए होते हैं, जरा सा उसको गिला शिकवा आता है तो वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करने लग जाता है। वो बलोचिस्तान को अलग यूनिट बना देता है, वो हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस को अलग कर देता है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान की बुराइयां निकाल के दुनिया के सामने रखना शुरू कर देता है। वो ये भूल जाता है कि मैं इसी सरजमीन की पैदावार हूँ, मुझे सब्ज पासपोर्ट इसी मुल्क ने दिया है। अगर आज मेरे पास ये सब्ज पासपोर्ट ना हो, मेरे पास नीला पासपोर्ट भी हो, मरून पासपोर्ट भी हो, तो भी मैं वहां एक 3rd रेटेड सिटीजन हूँ। लोग ये भूल जाते हैं। लोगों को पाकिस्तान से शिकायत बहुत जल्दी होती है, लोग पाकिस्तान के कपड़े बहुत जल्दी उतारते हैं, लोग पाकिस्तान को नंगा बहुत जल्दी करते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि इसी पाकिस्तान ने उनको एक शनाख्त दी हुई है। अच्छा सुमेरा खान साहब, एक और चीज है, यानी आपकी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो आप फरमा रही हैं सुमेरा, आई वुड सहाफी, सियासतदान जो भी हो, इसके अंदर जज भी हो, जनरल भी हो, ये मुल्क पाकिस्तान ही उनकी पहली आइडेंटिटी है। यहाँ पर आप लोग बात करें सियासतदान की, दुख सबको होता है, मगर कोई सियासतदान से ये क्यों नहीं पूछता कि आप जब इतना रियासत के खिलाफ चीखते हैं तो आप उस रियासत की नर्सरी को मांगते क्यों है? पहले आप मुझे किसी एक सियासतदान का नाम बताएं कि जिसने GHQ जाकर मिलने की दरख्वास्त ना दी हो। मुझसे तो बिल्कुल ये सवाल ना पूछा करें, क्योंकि मुझे फिर बहुत तल्ख होना पड़ता है। अच्छा सुमेरा, चलिए आपकी मर्जी का सवाल आपसे कर लेते हैं। आपकी मर्जी का सवाल आपसे कर लेते हैं। मुझे इन पर कतन दुख नहीं होता। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे इनके तमाम की पता है, माजी पता है कि कौन किससे मिलने की दरखास्तें किस किस के जरिए भिजवा। चलिए हरमीत, आप अपनी मर्जी का सवाल करें। सुमेरा, आप जो फरमा रही, यानी आप समझती हैं कि सारा यानी ये सिस्टम जो खराब हुआ है ये पॉलिटिशियन ने ही किया है, जो नर्सरी बनाई गई है, आप समझती नहीं कि नर्सरी बनाने का मकसद क्या था? कि जहां पॉलिटिशियन को पैदा करना था, वो अगर अपना काम करते जहां आपका इशारा है, और सियासतदान अपनी नर्सरी में पलते पढ़ते आगे निकलते, तो ये सिस्टम ठीक ना होता। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइएगा, अगर मेरी अभी मर्जी ना होती तो क्या आप मुझे जबरदस्ती अपने प्रोग्राम में बिठा सकते हैं? नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं बिठा सकते आपको। मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया ना। अगर आपकी मर्जी नहीं है, आपको कोई लाख बुलाए, आप ना जाए ना। आप अभी यहाँ पे तो मामला ही उलट है। यहाँ पर तो उनको कहा जाता है, आपके बहुत मकबूल तरीन लीडर साहब अभी शायद आपने क़ायद-ए-आज़म की स्पीच नहीं पढ़ी, जब तक मेरे साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बैठता मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आप वो कर ही क्यों रहे हैं?
आप थोड़ी सख्ती अच्छा, चलिए गुजार सुमेरा, आप जेल में हैं, थोड़ी let's सख्ती get और back to गुजारें मेरा आप। जो ठीक जो get back पाकिस्तान to की सियासत है, आप जिस जिनको आप तरफ चोर कहते खड़ी हैं, हैं, वो भी जो तो बात आप सियासतदान ही फरमा है, रही हैं, वो भी तो तो सियासतदान ही उसकी है। रियलिटी थोड़ी आप चोर डिफरेंट पर है, थोड़ी बैठे सी हैं। तलख है। अच्छा हरमीत, आपने जो सवाल किया ना, उसी सवाल को जरा मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। सुमेरा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि जो बातें आप जी कर रही जी हैं वो बड़ी डायरेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। आप बातें बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर पब्लिक तक पहुंच रही होगी तो। अब आप क्या समझती हैं आने वाले इंतखाबात में सिनेरियो जो आप स्केच कर पा रही हैं, पिछले 3 जो टेन्योर्स आपने देखे, उसके मुताबिक क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, आप क्या देखती हैं? There is going to be election which should be, which is supposed to be, and there would be election. अब वो उसमें क्या खोया और क्या पाया, ये सियासी पार्टियों को खुद तय करने की बात है, क्योंकि ये मेरा, आपका या हरमीत का फैसला नहीं था बिल्कुल ठीक। कि रियासत को अगेंस्ट द वॉल लगाना है या किसी पार्टी के लीडर को अगेंस्ट द वॉल लगाना है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी पार्टियों के दरमियान क्या मामलात होते हैं, ना वो हरमीत को पता होंगे, ना सुमेरा को पता होंगे, ना आपको एज अ होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम सोहा को पता होंगे, वो इवन आपके चैनल के ओनर को भी पता नहीं होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, द ओनस इज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, देयर हेड्स, देयर कर्ता धर्तास एंड द पीपल हु आर दे हैंडलिंग विद, handle with fragility, handle with all the available serenity in you, and there should be a sense of sanity that should prevail for the better interest of सुमेरा खान Pakistan. साहब, एक चीज है, आपने कल इंटरव्यू देखा, इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहा है मंसूर अली खान साहब, जिनकी मुलाकात हुई है ताकतवर हलकों के ताकतवरीन शख्सियत के साथ। आपको याद होगा जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी उस वक्त के आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। अब यही बयान वहां से दोबारा आ रहा है। आपको क्या लगता है कि यह मामला उसी तरह होगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए अब दरवाजे खुल गए, एक के लिए दरवाजे बंद हो गए, आने वाले दौर में किसी और के लिए बंद होंगे, दूसरे के लिए खुलेंगे? क्या कहती हैं इस पे आप? हरमीत, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कहीं बैठे हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप कोई ऐसी सिटिंग अटेंड कर रहे हैं जहां आपको बता दिया गया है कि चैटम हाउस रूल है, तो आप अभी प्रोग्राम में बैठकर भी उस मुलाकात का हवाला नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, एटलीस्ट मैं ये रूल्स फॉलो करती हूँ। आप बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड कर चुके हैं और आप अग्री करते हैं उस हॉल में जाने से पहले कि आपने बाहर निकल कर क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो वंस इट्स अ चैटम हाउस रूल, आई वोंट कमेंट ऑन इट। आपकी अगर मर्जी है, आप, मैं मजीद प्रोग्राम में बैठी हूँ, मैं सर हिला दूंगी, जो मर्जी आप कहें, लेकिन मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगी। नहीं, आपसे मेरा आपकी वाली बात ना कि हम कुछ कह के भी आपसे नहीं करवा सकते ना, ऑब्वियसली इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन। सेकेंडली, जब आपने अभी के चीफ की बात की, आपको जहां मिले वो आते रहते हैं, इवेंट्स पर भी आते रहते हैं। मेरी अभी पेशावर में भी मुलाकात हुई, बट वंस अगेन क्योंकि चैटम हाउस रूल था, मैंने उनसे, मेरा सवाल मेरी आपसे आदत ये है, है कि मैं क्या किसी भी इस तरह के शख्सियत रास्ते को निकल सकते हैं, इससे क्योंकि सवाल काफी पूछने का मौका सियासत नजदीक को डिस्कस करके जाया नहीं करती। मेरा सब्जेक्ट है जी जी, ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट। सुमेरा, आप क्या देखती है इस वक्त जो सिचुएशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग के हवाले से बात की जाए, तहरीक इंसाफ को तो साइड लाइन पे कर दिया गया है। जिस तरह माजी में हमने चीजें देखी, अब वही चीजें दोबारा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये तलखियां थोड़ी बहुत आई हैं, ये सिर्फ बयानबाजियां हैं, या आने वाले दौर में दोबारा इसी तरह 16 महीने में जिस तरह एक बेंचों पर बैठे रहे तो आपको वही तस्वीर दोबारा नजर आ रही है? देखिए, मेरा एक बहुत सादा सा तज्जिया, मैं बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मैं हमेशा इस मामले में ब्लंट हूं एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस द ब्रंट एज वेल। मगर जब पिछले इलेक्शंस हो रहे थे 2018 में, तब भी मैंने कुछ सहाफियों को कहा था जो कि पीटीआई के बहुत करीब थे कि शादियाने ना बजाएं। शादियाने इसलिए ना बजाएं कि इस वक्त का आपके ऊपर आना कब है, यू नेवर नो। और मैं अभी दोबारा वही बात दूसरी पार्टी के लोगों को भी कहूंगी, बिकॉज आई कवर डिफेंस। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी सियासतदान के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है। हाँ, पीटीआई के जो लीडर हैं उनको हमने 17-18 साल एज अ बीट रिपोर्टर मैंने कवर किया। हमने बहुत सी बातों में समझाने की भी कोशिश की, मगर उनका अपना एक क्लोज किचन कैबिनेट इतना स्ट्रांग था कि वो किसी सेंस को प्रीवेल नहीं होने देते थे। नाउ ही इज फेसिंग दैट म्यूजिक कि उन्होंने एक शर्म, लिहाज और हद का पर्दा खत्म कर दिया। जिस शख्सियत का आपने भी हवाला दिया था, उस शख्सियत के बहुत सारे एहसानात भी हैं उन पर, अगर आपको याद हो, वो भी उन्होंने उस लेक्चर में बताए थे। तो बात यह है कि हमेशा बैलेंस करके देखें सिचुएशन अच्छा को। सुमेरा, एक वन और साइडेड लास्ट
वन सुमेरा, साइडेड लेंस लास्टली हमेशा मैंने बहुत डेंजरस होता है, चाहे लास्टली वो मैंने किसी भी आपसे वही शख्सियत के सवाल पास। करना है सुमेरा, जो मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में किया था। लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दें कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जैसे हरमीत कह रहा था ना, टू कीप इन माइंड कि हमने इलेक्शन के तमाम तर आर्टिकल्स को कीप इन माइंड रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ पर रिमार्क्स दिए उसको कीप इन माइंड रखना है। आप क्या समझती हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे बल्ले का निशान ले लेना और इस पार्टी पे, के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, अगर नून लीग की बात की जाए उन्होंने कैसे कराए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए उन्होंने इंट्रा पार्टी कैसे कराए, इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं इस पे सबसे बड़ा कमेंट ये बनता है लीगली, क्योंकि मैटर कल परसों तक सब्जुडिस था, अभी इसके ऊपर फैसला आ गया। पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में एक मामला जो था वो शटलकॉक की तरह इधर से उधर फिर रहा था। इसमें पीटीआई के लॉयर्स को, अब पूरी दुनिया कह रही है, इवन इंटरनेशनल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जितना पीटीआई के मामलात को पीटीआई की अपनी लीगल टीम ने नुकसान पहुंचाया है, बेशक इसको स्टडी कर लीजिएगा, लॉ इज नॉट माई फोर्टे, बट इवन एज अ ले पर्सन मुझे समझ आ रही है कि चीज को गलत खेला जाए। अगर ये एक काउंटर एप्लीकेशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में या इसी पेशावर हाई कोर्ट में कि आप इसको एज अ रेफरेंस लीजिए, फॉर एग्जांपल पीपीपी के इंट्रा पार्टी कैसे हुए या पीएमएलएन के कैसे हुए, दलील में जिक्र करके छोड़ देना एक बहुत माइनर सा रेफरेंस हो जाता है। इट्स पार्ट ऑफ द रूलिंग देन एंड पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। लेकिन अगर आप अलग से एक एप्लीकेशन लेकर जाते हैं उनके खिलाफ कि कंपेयर करें हमारे मामले को उनके साथ, कौन रोकेगा आपको? मगर किसी ने नहीं किया वो। अब आप किसी पोजीशन में है ही नहीं है पूछने के कि हमारे साथ ऐसा क्यों, मुझे क्यों निकाला से ऐसा क्यों हुआ तक का सफर बहुत जल्दी तय हो, बहुत जल्दी तय हो गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और अच्छी आपसे डिस्कशन हो रही, बट उस अच्छी डिस्कशन में हरमीत एक फैक्टर जो हमने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया वो ये कि अगर आपकी पार्टी के अंदर के इंतखाबात को लेके, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेके अगर हम इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, तो सवालिया निशान ये कि क्या दीगर पार्टीज़ ने कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो आइन और कानून के मुताबिक कराए हैं। ये एक सवाल जो कि एक आम पब्लिक भी और तमाम सियासतदान भी पूछ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हरमीत, ऑब्वियसली यू आर इन द पीपल एज वेल, आप लोग का लोगों से इंटरेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, वो इस हवाले से यही रिव्यू कर रहे हैं जो कि हम इस वक्त ट्विटर पर, सॉरी एक्स पर टॉप ट्रेंड देख रहे हैं। बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है सुहा, और जो चीज़ें आ रही हैं हम तो चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो उसी तरह जिसके हवाले से खदशे बड़े ज़ाहिर किए जा रहे हैं, बल्कि सबकी ख्वाहिश है कि जो चीज़ें चल पड़ी हैं स्मूथ हो और इलेक्शन के अच्छे रिजल्ट आएँ, कौन जो जीतता है वही मनसब को संभाले, लेकिन मुल्क का सिस्टम ठीक हो। ये हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि ग्राउंड के हर शख्स जो है वो मारा है महंगाई का जो हालात हैं, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, गैस जो है उसका फुकदान है, तो हर तरफ हमें ये सारी चीज़ें नजर आती है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आगे रख सकते हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब मिलना मुश्किल है और मुश्किल दिखाई दे, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, यानी आवाम जिस तरह सवाल उठा रही है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से जो कैंडिडेट हैं, ख़ासकर जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाले थे, वो भी उनको भी एक बहुत बड़ा झटका मिला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। सर, ये जो फैसला आया है उसके बाद आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास कौन सा ऐसा दूसरा ऑप्शन है कि जिसके जरिए वो दोबारा इस तगुदू में वो कामयाब हो सकता है कि बल्ले का जो निशान उनसे लिया गया है वो कहीं ना कहीं मिल सकता है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई उम्मीद है सर? बहुत शुक्रिया जी। इसकी नजरसानी की दरखास्त तैयार की जा रही है और फैक्चुअली कई चीजें ऐसी हैं जो हकायक के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो समझता हूं कि अपने इख्तियारात से तजावुज किया है कि आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए पार्टी को एक तरह से बैन कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती है। इलावा जी, हम पार्टी इलेक्शन दोबारा की तरफ देख रहे हैं कि पार्टी इलेक्शन दोबारा हो जाए और दोबारा पार्टी इलेक्शन करा के तो बल्ले का निशान हमें वापस मिल जाए। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने है कि इलेक्शन तो नहीं लग रहा कि मुझे वक्त पे हो सके। बर्फबारी और बाकी करारदादें सारी आ चुकी है। इन हालात में देखकर है कि इलेक्शन भी शायद वक्त पे ना हो। इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो उसका फायदा अल्टीमेटली यकीनन हमें होगा कि हम अगर अपना बल्ले का निशान रिस्टोर कर लेते हैं तो कैंडिडेट जो है वो बल्ले के निशान पे फिर इलेक्शन लड़ सकेगा। लेकिन अभी सेक्शन 215 को सामने रख, 215 सेक्शन को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ
कि वो आर्टिकल 17 की आइन की खिलाफ वर्जी है। अजहर सिद्दीक साहब, आपको नहीं लगता कि जो वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, क्योंकि आप कानूनदान हैं, सारी चीजों को बड़े करीब से भी देखते हैं, अगर बात की जाए आर्टिकल 184 के तहत भी कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है? जो आपने फरमाया कि आर्टिकल 17 को अगर वो रखते सारी चीज को, तो फिर कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचता और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलता। अब ये वोटर्स के पास भी कोई ऑप्शन है, वो जा सकते हैं? देखिए, असूली तौर पर देखिए हरमीत, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या अनपढ़ है, काफी बड़ी तादाद। उन्होंने नाम के साथ तो कैंडिडेट पहचानना बहुत मुश्किल है। जमाती इलेक्शन में होता ये है कि जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है, लेकिन वोट पड़ रहा है इलेक्शन सिंबल को, इंतखाबी निशान को। और इसी तरह से यानी आप पूरी दुनिया में तो वो दावों पे चल जाता है। यहाँ मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरे लोग मुझे तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई मोहम्मद अल्लाह रखा लड़ रहा है तो उसको तो नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। तो इसलिए वहां पर जरूरी है कि आपका इलेक्शन जो है आपके इलेक्शन सिंबल पे होना है, और इलेक्शन सिंबल के ऊपर ही आप आसानी से वोट जीत सकते हैं। और इसकी कोशिश तो होगी, लेकिन इलेक्शन इस तरह जरा मुश्किल हो जाएगा कि इतने ज्यादा सिंबल, बड़ा मुश्किल है जरा सिंबल को संभालना। अच्छा अजहर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलिए दोनों आप जो सिचुएशन बता रहे हैं उसमें से लेट्स सपोज फॉर वन, एक को हम इमेजिन कर लेते हैं कि पीटीआई के जो उम्मीदवार है उनके पास इस वक्त जो इलेक्शन लॉट उनको हुए हैं इंतखाबात के निशानात, उसमें बल्ला तो सॉरी है ही नहीं, उसमें तो तवा है, उसमें खुस्सा है, दरवाज़ा है, चेयर है, मिर्च है, ज़ुबान है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर लेट्स सपोज इंतखाबात मुलतवी नहीं होते, क्योंकि तीसरी करारदाद है जो कि जमा कराई गई है, तो इन सारे निशानात के साथ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना, कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करना, लोगों को अवेयर करना, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे कितना बड़ा डैमेज हो सकता है पीटीआई के लिए? देखिए, मैं पार्टी तो पॉलिसी अपनी तरफ आ जाएगी, मैं अपने तौर पर आपके सामने रख देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर मैंने तो इलेक्शन से कागजात नामजदगी वापस ले ली है और मैं 10 बार छोड़ दिया है। अपना पार्टी के जिस कैंडिडेट को खड़ा करना चाहते थे तो उसी कैंडिडेट की वजह से। लेकिन देखिए ना, अब इसमें मसाइल क्या हो गए। मैं अपने पहले दिन निकला हूँ हल्के में, तो गवर्नमेंट 340 यूनियन काउंसिल थी, और एक एक दफ्तर भी अगर बनाना पड़ा तो मैंने हिसाब लगाया, कोई 1 लाख रुपए के करीब, तो 3 करोड़ 40 लाख ये, 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के 3 एक सके का इलेक्शन लड़ना है पाकिस्तान में, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो बात है, नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, फिर टाइम बड़ा कम है। यानी आम लोगों को आप किस तरह पहचानेंगे कि ये आपका इंतखाबी निशान है। बल्ले का तो हर एक को पता था ना, कि उन्होंने आंखें बंद करके वो डाल। अजहर सिद्दीक साहब, एक और चीज हम इस वक्त देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जालसाजी का केस खोलने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और खासकर बैरिस्टर गौहर पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह टिकटें जारी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी की जानिब से, जो उसी के थ्रू एक जो टिकटें जारी हुई उस पर दस्तखत जो है बैरिस्टर गौहर साहब के हैं, तो आपको क्या लगता है कि बैरिस्टर गौहर साहब पे भी कोई तलवार लटक सकती है या उनको भी खतरा हो सकता है, और इसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे सर? देखिए, मैं एक बात आपके सामने मैं रख देता हूँ। यानी इतना आसान काम नहीं है। देख, पीटीआई नजरियाती जो है उन्होंने तो अपने तौर पर कह दिया ना कि जी हमने टिकट कोई नहीं दिया, मेरे दस्तखत कोई नहीं है। तो ये एक मसला पैदा हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने टिकटें जब कटवाई है, गलत अभी कार्रवाई अपने तय कर सकता है। और अब यानी मैं अभी फिलहाल ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो पार्टी वाले भी आगे कि जनाब हमने तो ये जो टिकटें हैं हमारी जाली हैं, हमने तो दी नहीं है, तो बड़े मसाइल मुश्किल ही हमें फिर कोर्टों में, सिविल कोर्टों में जाना पड़ेगा कि ये हमारा मायदा हुआ था, या कोर्टों के जाके स्टे लेने होंगे इनके अगेंस्ट। तो गेम इज ऑन, यानी इतना आसान काम नहीं है सारी चीजों को सामने रखते हुए। अच्छा सब लास्ट ये बता दें कि आसान जिन लोगों के लिए है वो तो बड़े इस वक्त बढ़के मारकर, आपको पता है इस वक्त जो भी जलसे से खिताब करें, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त शेर और तीर मैदान में है, और तीर जो है वो शेर को लगेगा। बाकी सियासी पार्टीज का रिव्यू इस सारे सिनेरियो पे जो आप देख रहे हैं वो कैसे है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, यानी इलेक्शन इतना आसान नहीं है।
वजह है कि वोटर वो अगर मिसाल के तौर पर अपना अगर वोटर जो है वो डिसाइड कर ले कि मैंने निकलना ही नहीं घर से, मैंने वोट ही किसी को नहीं डालना, तो यहाँ तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। यहाँ तो आप सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सकेंगे और वोटर को घर से ना निकला बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब सियासी जमातों का इलेक्शन लड़ना और जीतना। और अगर वोटर पाकिस्तान तहरीक साहब का निकल आया और निकल के तो फिर तो 70% के करीब जो सर्वे हैं वो आपके सामने है और वो 70% वोट उठा कर ले जाएगा। फिर इनके लिए जगह नहीं मिलेगी, मुस्तकिल लोगों की तो जमानत आने वाले दिनों में, याद रखिएगा। ठीक है आज़िज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एट द एंड ऑफ द डे हरमीत, होना ये कि वोटर ने ही डिसाइड करना है कि उसने निकल कर बाहर किसको वोट कास्ट करना है और बाहर निकलना भी है या नहीं, और वो दिन होगा 8 फरवरी का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई हरमीत, सर्दी बहुत है, इंतखाबात ना कराए जाए, सर्दी बहुत है, स्कूल ना भेजा जाए, लेकिन इस सारी सिचुएशन में सर्दी को हम जब नहीं आ रही थी तो हम कह रहे थे सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं पड़ रही। क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन जब सर्दी पड़ी तो इतनी ज़्यादा पड़ी कि बस कहते हैं नहीं, ज़्यादा सर्दी आती है तो ज़्यादा सर्दी लगती है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी होता है, इस तरह से। लेकिन इस वक्त जो लाहौर में सिचुएशन है करंट हरमीत, वो ऐसी है कि पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया बच्चों को स्कूल भेजना। क्योंकि हम तो कहते हैं कि सर्दी नहीं आ रही है और हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं और हम मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है विंटर वेकेशंस के बाद आज फाइनली पंजाब में जो है वो स्कूल्स खोल दिए गए हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है इस हवाले से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं भी, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो टाइमिंग्स थोड़ी आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बहुत अर्ली बच्चों के लिए उठना थोड़ा मुश्किल होता है, ठंड ज़्यादा होती है, धुंध भी होती है, फिर ऐसा टाइम। मुझे समझ नहीं आती है कि दिसंबर के महीने में आप पहले से छुट्टियां दे देते हैं बच्चों को, और सर्दी खतरनाक किस्म की सर्दी और फिर ठठरती सर्दी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल जाना होता है। चाहे आप टाइम चेंज करें या आगे पीछे करें, कोई फायदा नहीं होता है। आप दिसंबर में छुट्टियां देते क्यों हैं? सबसे पहली बात यह है कि दिसंबर में उस तरह ठंड इस पर पड़ी नहीं, इससे पहले भी नहीं पड़ी। शुरू ठंड होती है जनवरी में, तो जनवरी में छुट्टियां होनी चाहिए इन सारे इलाकों में, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो कराची की तरफ है। खैबर पख्तूनख्वा में तो चलो मान लेते हैं कि सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, दिसंबर से शुरू, नवंबर से शुरू, तो वो जाके एंड पर मार्च अप्रैल तक मामला जो है वो चलता रहता है। लेकिन अगर पंजाब और सिंध की हम बात करें तो कम से कम जनवरी में छुट्टियां होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो कम से कम इन बीमारियों से बचे रहें। लेकिन फिर भी हमने देखा पहले दिसंबर में छुट्टियां हुई, अब कुछ स्कूलों में एक्सटेंड की गई छुट्टियां, अब टाइम चेंज किया गया। तो मेरे ख्याल में जितने भी तालीम से रिलेटेड हमारे जो मिनिस्ट्री है ना, उनको इस चीज की कोई अभी तक समझ नहीं है कि करना क्या है। शायद ठंड उनको बाद में दिसंबर में पहले लग जाती है। ये वाली बात ना आपकी बिल्कुल ठीक है कि टाइम पीरियड बहुत गलत है ना। मतलब आप अगर दिसंबर की बात करें तो अमन में इस दफा उतनी ठंड नहीं थी जितनी आपने छुट्टियां दे दी। अब जनवरी में ठंड जोरों से पड़ रही है और इस वक्त जो है बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। अच्छा, वैसे मैं इस फेवर में हूँ कि इतनी ठंड में अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो रेशो जो हमारे अस्पतालों से आ रही है वो ये है कि निमोनिया के केसेस बढ़ गए हैं। इतनी ठंड में बच्चे सुबह उठेंगे जाएंगे तो यकीनी तौर पर पेरेंट्स को भी मसला होगा, बच्चों को भी होगा। खैर पंजाब की सूरत हाल मैंने आपको बता दी, लेकिन कराची जो है वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ठंड तो ऑलरेडी वहाँ के लोग यूज्ड टू नहीं है और इस दफ़ा जब ठंड पड़ी है तो वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं है कि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज की जाएंगी या फिर स्कूल की टाइमिंग्स को थोड़ा आगे पीछे किया जाएगा। पंजाब में खैर इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे कहाँ हो रही है इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान चौधरी लाहौर से में ज्वाइन करेंगे और कराची से मुजम्मिल फेरोजी हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। पहले आपको लाहौर लेके चलते हैं। सलमान, बताइएगा कि लाहौर में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली कितनी ज़्यादा हो रही है, मेक श्योर किया जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि टाइमिंग्स जो चेंज की गई हैं उसी के मुताबिक स्कूल खोले जाएँ और बंद किए जाएँ? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की छुट्टियों की बात की जाए तो जैसे भी सर्दी बढ़ी है तो पंजाब हुकूमत ने और जो दिसंबर में छुट्टियां होती थी आखिरी हफ्ते में उसको एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर को अनाउंस कर दिया है। इसके बाद देखा गया है कि जैसे ही नया साल शुरू है तो जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने ये जो छुट्टियां हैं वो 9 जनवरी तक बढ़ा दी थी। हुकूमत की जानब से कोई ऐसी पॉलिसी हमें देखने में नज़र नहीं आ रही कि देखा जा सके कि मौसम के लिहाज से छुट्टियाँ बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है। जैसे ही हुकूमत ने 9 जनवरी की छुट्टियाँ बढ़ाई तो देखा गया कि मौसम मज़ीद सख्त हो गया। तो वालदैन की जानब से, सिविल सोसाइटी की जानब से ये प्रेशर है पंजाब हुकूमत पर कि छुट्टियाँ जो हैं उसको मज़ीद बढ़ा दी जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने छुट्टियाँ बढ़ाने के बजाय स्कूलों की जो टाइमिंग है उसको जो है वो 1.5 घंटा बढ़ा दिया है। जो स्कूल अमूमन 7:30-8 बजे लगते थे उसको जो है वो 9:30 बजे कर दिया गया है। तमाम जो पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं
वो सुबह 9 बजे 9:30 बजे लगते हैं और तकरीबन 2:30 बजे तक जो है वो स्कूल जाते हैं। लेकिन देखा गया है सलमान ये बताइएगा कि एक तो टाइमिंग के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं, इसमें जो बच्चे हैं खासकर स्कूल के सामने आप खड़े हैं, बिल्कुल गेट बंद हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें बीमारियों की क्या रेशो बड़ी है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है भाई साहब? जी हरमीत, सर्दी की बात की जाए तो एक स्कूल की टाइमिंग बढ़ाने और सर्दी की वजह से 2 से 3 बड़े मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ा है। एक बड़ा मसला ये है कि वालिदैन जिन्होंने 9 बजे दफ्तर पहुंचना है उनको मसाइल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग है वो 9:30 बजे रखी गई है। अपना टाइम बचाने के लिए वालिदैन बच्चों को जल्दी घर से लाते हैं ताकि वो 8:30 पौने 9 बजे तक बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर दें और वहाँ से वो अपने दफातर को रवाना हो जाए, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि पहले 9:30 से पहले जो वालिदैन हैं वो 7:30 पौने 8 बजे तक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा देते थे। उसके बाद वो आराम से घर जाकर नाश्ता और तैयार होने के बाद स्कूल से अपने दफातर को रवाना होते थे। चलिए सलमान, आपके लिए तो मेरे लिए समझ आता है ना कि आपने और मैंने तो सुबह सुबह उठना है, आपने फील्ड में जाना है, हरमीत ने भी अर्ली मॉर्निंग उठ के आना है, शो करना है। खैर हमें तो छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन बच्चों के लिए तो हम आवाज़ उठा सकते हैं ना कि बच्चे अगर छुट्टी करना चाह रहे हैं और नमूनिया के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो कराची वालों को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, और ये होश के नाखून देंगे मुजम्मिल फ़िरोज़ी, जो कि मेरे ख्याल से किसी स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं। मुजम्मिल, आपको वेलकम कहते हैं, गुड मॉर्निंग। बताएं भाई वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कोई इंस्ट्रक्शन अगर पंजाब में दे दी हैं तो कराची वालों को भी कोई वेकअप कॉल हम देंगे या नहीं? आज बिल्कुल सुहा, कराची में 8 जनवरी 2023 को लेटर पहले ही निकाल दिया गया था कि स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी जाए। सिंडिकेट, जैसे हरमीत ने पहले ही कहा कि जो छुट्टियां जो हैं वो दिसंबर में दे दी जाती हैं और सर्दियां जनवरी में शुरू होती हैं। ये बात हम पिछले साल भी हम कर चुके हैं इस हवाले से, और हमने सिंडिकेट को आगाह किया था कि कैलेंडर पे ना चला जाए बल्कि टाइम आगे बढ़ा जाए। डायरेक्टरेट इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कराची में, उन्होंने लेटर जारी कर दिया था कि कराची के जो स्कूल्स हैं उसकी टाइमिंग सुबह 8:30 बजे कर दी गई है। मतलब निजी स्कूल जो हैं वो 8:30 बजे करने पर तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है और अभी आगे इलेक्शन की वजह से भी छुट्टियां होंगी स्कूलों की, तो इस वजह से वो स्कूल की टाइमिंग कम करने पर राजी नहीं है। और स्कूल जो शहर कराची के जो बड़े स्कूल हैं वो भी सुबह 7:30 बजे ही लग रहे हैं और मुताबिक स्कूल सुबह 8 बजे लग रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो सेक्रेटरी एजुकेशन ने लेटर निकाला था वो सुबह 8:30 बजे का था। जब इस हवाले से हमारी बात हुई कि स्कूल से भाई आप बच्चों की टाइमिंग 8:30 बजे की क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस हवाले से उनका कहना यही था कि टाइम बहुत कम है और जो रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन है डायरेक्टर कराची का, वो उन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटियां भी विजिट नहीं कर रही हैं स्कूलों का, और बच्चे जो हैं वो सख्त सर्दी में सुबह 7:30 या 8 बजे आने पर मजबूर हैं। जिस हवाले से असातिज़ा का कहना भी यही है कि सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आज कल भी शहर कराची का दर्जा हरारत 10 मुजम्मिल फ़िरोज़ी साहब, आपने 2 अल्फाज, अब मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि आपने लफ्ज़ सिंडिकेट बोला कि सेक्रेटरी के हवाले से बोला, लेकिन अगर सिंडिकेट है तो ये प्राइवेट सिंडिकेट इतना ज्यादा ताकतवर है कि गवर्नमेंट पर ही जो है उसको अपने फैसले जो है उस पर वो किस न किस तरीके से मनवा रहा है, या अगर ये सेक्रेटरी एजुकेशन से आप बात कर रहे हैं, अगर वो है तो क्या आप लोगों ने उनके सामने ये मुद्दा नहीं रखा कि जनाब जनवरी में तो कराची वालों को सर्दियां देखने को मिलती, बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, तो इस वक्त आप ये बताइएगा कि बीमारियां क्या बच्चों में नजला, खांसी और दीगर बीमारियां जो हैं जिस तरह हम दीगर शहरों में देख रहे हैं वहां पे भी ये सिचुएशन है? अच्छा देखिए हरमीत, पहले मैं क्लियर कर दूं, एक सिंडिकेट कमेटी का इजलास होता है, उसमें ये बात जो है वो 1 साल पहले डिसाइड कर दिया कि छुट्टियां कब होंगी, वो मैंने कहा था। और दूसरा ये, हाँ वो, और सेक्रेटरी एजुकेशन ने लेटर निकाला था कि 8:30 बजे स्कूल की टाइमिंग कर दी जाए, जबकि अंदरून सिंध में जो है फत स्कूलों की टाइमिंग 9 बजे की है, मगर वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट जो निजी स्कूल है वो नहीं मान रहे हैं। और कराची के जो बड़े स्कूल है, देखिए उनकी जो बात की जाए, अगर डायरेक्टरेट रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूशन जो सिंध है वो जो है वो बड़े स्कूलों के सामने बिल्कुल बेबस है, उनकी इंतजामिया, उनके जो अफसरान है वो उन स्कूलों में भी नहीं जा सकते। जो आप बेबसी की बात कर रहे हैं ना, इस पर एक और सवाल जो ऑब्वियसली जिसके लिए आज आप फील्ड में निकले हैं, एक और टॉपिक जो है वो आपने आज कवर करना है। निजी स्कूल मजमूई एनरोलमेंट के 10% बच्चे जो हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की पाबंद है, ये कानून 2013 में आया था। इस हवाले से भी आप क्या समझते हैं कि अगर हम मौसम की बात करें उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन कराना निजी स्कूलों से मुश्किल हो जाता है, उनकी तमाम तर जो कॉर्पोरेशंस चल रही हैं उसकी वजह से, और फिर अगर हम इस कानून की बात करें तो इसको तो कोई खातर में नहीं लेके आ रहा। इस हवाले से आप बताएं कि आज किस तरह से इसे एड्रेस करेंगे?
देखिए, जो कराची का एक रेगुलर इदारा है जो प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करता है, वो डायरेक्टर रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्शन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जिसके एडिशनल डायरेक्टर हैं रफिया जावेद मल्ला। उन्होंने एक लेटर निकाला था वज़ीर आला सिंध के बाद, दौरों के बाद, कि निजी स्कूलों में जो है वो 10% स्कॉलरशिप को यकीनी बनाया जाए। इस लेटर को निकले हुए 2 माह हो चुके हैं और इस बार उन्होंने दोबारा एक वेकअप कॉल दी है निजी स्कूलों को कि निजी स्कूलों में हर हाल में 10% बच्चे फ्री होने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक मुतालबा किया है, बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कि वो स्कूलों में एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन कायम करें, और वो एसोसिएशन जो है वो उसकी निगरानी करेगी कि आया स्कूल में 10% बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। मैं आपको एक मामला बताता हूँ, हमारे कैमरामैन है मुताहिर, उनकी बेटी ने सिर्फ दिसंबर और जनवरी की फीस जमा नहीं करवाई है, तो उनकी बेटी को इस क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से हिदायत है कि बच्चों की फीस ना होने की वजह से उनको क्लास में खड़ा नहीं किया जा सकता, उनको सजा नहीं दी जा सकती। सिर्फ वालिदैन को कॉल किया जाए, वालिदैन को नोटिस जारी किया जाए, लेकिन उस बच्ची का बैग बंद करके बाहर खड़ा कर दिया गया। इस हवाले से जब हमारी बात हुई डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो उनका कहना था कि हम ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, मगर सिर्फ ये लफाजी बात कार्रवाइयाँ कब करेंगे इसका नहीं पता, कार्रवाइयाँ की जाएंगी सो कोल्ड सब ओके की रिपोर्ट हमने देनी होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी इम्प्लीमेंटेशन कराना भी मुश्किल है और जो करने वाले हैं वो तो बात मान ही नहीं रहे। मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। सलमान, आपका भी थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें फील्ड से रिपोर्ट किया। बट ऑल दो हरमीत, अगर हमने मौसम की वजह से कोई पाबंदी लगाई हो, औकात कार तब्दील किए हों, या अगर आपकी ओवरऑल मजमूई जो एनरोलमेंट है उसका 10% आपने स्कॉलरशिप पे देना हो, बच्चों को मुफ्त तालीम देनी हो, तो इस तरह के तमाम कवानीन पास तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में उस पर इम्प्लीमेंटेशन एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है, ये तो आपने बहुत सुना होगा ना कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन ये बात आप हमेशा सुनते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉलीवुड, तो हमें कितनी ज़्यादा अशद ज़रूरत है स्क्रिप्ट राइटिंग की, कि ऐसी स्टोरी हो जो ना सिर्फ पाकिस्तान में डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, देखने वालों को इम्पैक्ट डाले, उनके ऊपर उनका नज़रिया चेंज करने में हेल्प करे, बल्कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि लॉलीवुड की ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म को इंटरनेशनल कंपटीशन में भी भेजा जाए। ऐसे ही हरमीत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैशटैग यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो निजी यूनिवर्सिटीज़ हों या गवर्नमेंट के इदारे हों, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन काम को रिकग्नाइज़ करने के लिए गुड मॉर्निंग पब्लिक है प्लेटफॉर्म, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि तैयार है, इस वजह से कि हम बताना चाहते हैं कि वो बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं वो कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उनका किया हुआ काम कहाँ कहाँ पोर्ट्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी के फिल्म स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्ती मूवी कह सकते हैं, फिल्म कह सकते हैं, बनाया है गोएटे का खलील, जो कि बेसिकली जर्मन शायर गोएटे के नावल से माखूज है। अब उसकी स्टोरी क्या है, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किस तरह से उन्होंने स्टोरी लाइन को आगे लेके चले, और अभी उनके आगे मजीद फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस और मुकाबलों में भेजने के लिए पूरी टीम काफ़ी पुरज़्म है। और अहमद हमाद साहब, जो कि आपको पता है अक्सर औकात हमारा भी एक सेगमेंट परमानेंट तौर पर भी करते रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो बेसिकली ये उनकी भी सोच है जिसको उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक फ़िल्म की सूरत में आपके सामने रखा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो रिव्यू मिल रहा है इस फिल्म को, वो तो सुपर डुपर हिट है। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं, आपकी कास्ट से मुलाकात कराते हैं, डायरेक्टर से मुलाकात कराते हैं, और फिर स्टोरी को भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो है आयजा भट्ट मौजूद है, जो कि मरकजी किरदार में है, हीरोइन है, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और अली इजाज हमारे साथ मौजूद है, जो कि हीरो ऑफ द मूवी हैं, और ये भी अहम किरदार है इनका, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। जाजिब उमर हमारे साथ मौजूद है, जो कि बेसिकली डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैं। तो आप तीनों को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। डायरेक्टर साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोएटे का खलील, पहले तो चलें हमने बता दिया कि जर्मन के शायर गोएटे जो है उनके नावल से माखूज है ये स्टोरी, फिर किस तरह से आपने इसको अपने रंग के, ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान लोगों को साथ साथ ड्राइव करना है ना, आपने वो रिलेट कर सके अपने आप को, तो किस तरह से ये स्टोरी लाइन आप लोग लेके चले हैं इस मूवी में? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। जहाँ तक बात रही इस फिल्म की, तो ये एक एडाप्टेशन है गोएटे का एक नावल है द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर, तो उससे ये माखूज है, लेकिन इसकी डिक्शन जो है वो 2023-24 यानी कि करंट ईयर्स में ही इसको सेट किया गया है। इसमें आपको कोई वो ओल्ड विग्स वगैरह नहीं नज़र आएंगी, ना वो ओल्ड आपको ड्रेसिंग नज़र आएगी, सब कुछ मॉडर्न एग्जैक्टली। तो जहाँ तक रही स्टोरी की बात, ये एक माखूज शुदा स्टोरी है, एक लव ट्रायंगल है
जो कि पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी पसंद भी आता है। हमेशा आता है क्योंकि Exactly. हम रकीब को नहीं भूलते ना। और Exactly. हम अगर हम मोहब्बत की बात करें, इश्क की बात करें, तो ऑब्वियसली इस तरह की जो बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी भी हैं और लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। खैर इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे परफॉर्मर्स हैं ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। आयज़ा की तरफ चलते हैं। आयज़ा, यू आर द हीरोइन, और फिर जब हम लव ट्रायंगल की बात करते हैं तो फिर तो देखिए ना, हीरोइन का किरदार मज़ीद ज़्यादा अहम हो जाता है। तो आप बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस एक नया ही एक्सपीरियंस है ये। और आप हीरोइन कह रही हैं, ये बेसिकली एक हीरोइन विलन का मिक्सचर हूँ मैं इस फिल्म में। तो मैं प्यार भी करती हूँ और मैं उसके लिए लड़ भी रही हूँ, लेकिन जब अगला बंदा प्यार नहीं करता तो बंदा अंदर से फिर एक विलन बन जाता है कि मुझे क्यों नहीं प्यार मिल रहा। तो जान दे भी रही है, जान ले भी रही है, जान दे भी रही हूँ और जान ले भी रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप अगर मतलब आयज़ा खूनी आत्मा आपके अंदर है इसमें। अच्छा, एक और चीज, आप जैसे जो नौजवान है, जाहिर बात है हम एक तरफ तो आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, फिर आप लोगों की जो सोच को देखते हैं। बहुत सारे नौजवानों से मिला हूं, उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, मैं हैरान हुआ स्क्रिप्ट राइटिंग पे, फिर शॉर्ट्स बनाने में। कहीं ना कहीं एक चीज जो मैंने देखी कि सरसों की जो फसल है उसको इसमें नुकसान नहीं होगा। सो आप लोग क्या देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री जो है, अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें जो हैं जो चाहिए कि वो ऐड हों, और नए नौजवानों को जो मौके नहीं मिलते जिसका वो गिला करते हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? डायरेक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले तो अपनी जो एक सोच है ना, एक जो हमारी शुरू से चलती आ रही है, जैसे कि आपके भी इल्म में होगा कि जब मौला जट ओल्ड वन जब वो मार्केट में आई तो उसको देख के कॉपी करना शुरू किया। तो ये कॉपी वाला सिस्टम जो है ना, इस चीज़ ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम लोग इनोवेटिव होना बंद कर गए हैं। और अब तो चलें इस बात का एक वो कहते हैं ना, एक रोशन चीज़ नज़र आ रही है सामने कि फ़िल्म को हम पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और नए जो तलबा आ रहे हैं वो बड़े इनोवेटिव हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैं इस फिल्म की अगर बात करूं तो हमारा जो राइटिंग पैनल था, एक प्रॉपर पैनल क्रिएट किया गया जिसमें 5 लोगों की सोच शामिल थी। ये 5 लोगों पे मुश्तमिल एक पैनल था जिसमें हमारे मेन राइटर ज़हीर अब्बास साहब, मुआज़ थे, उसके बाद आफ्ताब भट्ट थे, और इसमें हमने चूँकि लेडीज़ या औरतों का भी कैरेक्टर था तो उनका भी हमने पार्ट रखा। उसमें एमन मलिक और बट मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट काफ़ी है। अली, आप मुझे बताएं कि देखें, ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन दिस एरा जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, 21st सेंचुरी है। हमारे पास बड़े सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इन सारी साइट्स पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेलर समेत मूवी को रिलीज़ किया जा सकता है, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो कि लॉलीवुड या हमारे जो बॉक्स ऑफिस होते हैं वो अलाउ नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पे इस मूवी का रिव्यू जो आपको मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड था, जो आपने मेहनत की, और लोग इस हमारे से क्या रिव्यू दे रहे हैं? देखें, अभी आपने ट्रेलर देखा और आप बात भी कर रहे हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इश्क है ना, हासिल और ला हासिल, इसकी कश्मकश अज़ल से चलती आ रही है। तो ऐसी स्टोरीज जो होती है ना, अगर उनको प्रॉपर तरीके से लिखा जाए तो वो हिट होती हैं, क्योंकि वो हर किसी की लाइफ के साथ इंगेज करती हैं, रिलेट करते हैं लोग। वो लोग समझते हैं कि ये तो मेरी स्टोरी है, मेरे ही कहीं ना कहीं अक्स नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान में जहाँ हम बात करें, हमारे पास बहुत सारी पाबंदियाँ भी हम पे लग जाती हैं कि ये नहीं करना, ये करना, ये कंटेंट नहीं दिखाना, वो कंटेंट, उस वजह से भी। लेकिन अगर हमारे पास अच्छे राइटर हों और अच्छे डायरेक्टर हों तो क्यों ना स्टोरी हिट हों। और अली, वैसे जाहिर बात है जब फिल्म सेट या आप फिल्म बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप दोनों से, आयज़ा और आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्या दोनों का ये पहला प्रोजेक्ट है, पहली दफ़ा कैमरे की तरफ आप आए हैं, और फिर एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो कहाँ आपको लगा कि हाँ इस चीज़ को अगर ऐसे करते तो मज़ीद और अच्छा होता? तो इस हवाले से भी बताइएगा, और फिर पहला शॉट कितना मुश्किल था उसको फेस करना? पहले भी 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं सर अहमद हमाद के साथ ही किए हैं, लेकिन जो ये मेरे लिए कैरेक्टर था प्रोफेसर बनना, ये बिल्कुल डिफरेंट था। ये एक फिलोसफिकल फिल्म है और मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जब डायरेक्टर साहब और सर ने हेल्प आउट किया तो ये बेहतर तरीके से हमने सर अंजाम दे लिया था इसको। अच्छा देखिए, ये तो चले हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ट्रेलर की, मूवी की। आप मुझे बताएं जारी साहब कि हम किस प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज़ कर रहे हैं, हो चुकी है, और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको इंटरनेशनल मुकाबलों में बहुत अच्छा सराहा भी गया है, अप्रिशिएट किया गया है। तो आपको इस हवाले से क्या प्लान है? अच्छा, बेसिकली तो ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट था
फिल्मोसफी का, जो कि सर अहमद हमाद साहब पढ़ा रहे हैं और ये उन्हीं का लॉन्च किया गया एक सिलेबस है। तो इसको बाद में पजीराई इतनी मिली कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी हमें दावत की गई कि इसको हम वहाँ पे स्क्रीन करें और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स ने भी बुलाया इसके ऊपर। तो अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको सिनेमा के अंदर एटलीस्ट जो है ना वो इसको एक दफ़ा रिलीज़ किया जाए। और ऑब्वियसली शॉर्ट फिल्म्स हैं, हर एक को शौक़ होता है कि वो अपना काम जो है उसको स्क्रीन करे, उसको लोगों के सामने लेके आए। तो इसको हम लोग मुख्तलिफ मुकाबला जात के अंदर भी लेके जाएंगे, नेशनली और इंटरनेशनली भी। ऐसा अगर हम देखें, जाहिर बात है कि भैया एक तरफ आप इतनी मासूम सी और खूबसूरत भी आप हैं और मोहब्बत की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आप मधुबाला बनती है, फिर आप में आत्मा आती है माधुरी दीक्षित की और फिर आप में शक्ति कपूर आ जाता है। तो इन दो चीजों को कैसे आपने किया भाई साहब? ये कैरेक्टर थोड़ा सा कितना डिफरेंट था आपके लिए? ये मेरी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन एक नई चीज़ होती है ना, उसको करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये करैक्टर बिल्कुल मेरे लिए वैसे ही था। मैं पहले भी कर चुकी हूँ एक फिल्म में काम, वो भी हमारी शॉर्ट फिल्म में थी, बट ये पूरी क्लास का एक प्रोजेक्ट था और इसको बहुत मज़ा आया करने का। और वो जो आपने कहा पहले मैं मधुबाला और एकदम से शक्ति कपूर बन गई, तो वो प्यार की होती है, अंदर से चाहत होती है कि मुझे ये बंदा चाहिए, ये इंसान चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा चलिए, ऐसे ये वो बात ना जो बेसिकली हमसे अली कर रहे थे कि देखिए आप रिलेट कर पाते हैं, कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारी स्टोरी है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू बजट, तो मुझे तहज़ीब आप बताएं कि बड़े सारे लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन अगर जिनके पास टैलेंट है, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो कितनी कम इन्वेस्टमेंट से आप इस तरह का अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैटर करता है, आपका बजट मैटर करता है, लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, आप किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे किस तरह लेके आ रहे हैं, उसको शूट किस तरह कर रहे हैं। देखिए, आपके पास मिलियंस का बजट हो, आपके सामने फिल्म्स आती भी हैं जिनके बजट्स जो हैं वो मिलियंस पे जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से ना उनका वो स्क्रीन प्ले उतना स्ट्रॉन्ग होता है, ना डायरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ना कैमरा वर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में हर चीज़ को बैलेंस में रख के कंबाइन करना है, इन तीनों जॉनरास को। आपकी स्किल्स आपकी ज़्यादा पॉलिश्ड होनी चाहिए, अगर बजट कम भी हो तो मैनेज हो जाता है। इसके बारे में मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को लेके जो हमारे उस्ताद मोहतरम है सर अहमद हमाद साहब, उन्होंने हर एक डिटेल जो कुछ भी ज़रूरी था वो करवाया। ADR को मैं मेंशन करूँगा कि ADR अब तकरीबन मार्केट से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक मुश्किल चीज़ है। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हम लोग क्यों पीछे जाई जा रहे हैं, और उसकी एक वजह यह है कि हम लोग शॉर्टकट्स में पड़ गए। अब ADR ये होता है कि सारे डायलॉग्स जो हैं वो बाद में रिकॉर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनको डब किया जाता है और वो पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट किया जाता है, जिससे आपके डायलॉग्स जो है वो मोर इफेक्टिव होते हैं। तो ये एक चीज़ भी हमने की, इसको भी किया गया, यानी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को हम लोग काम होना चाहिए। That's very good. अगर टाइम है तो सवाल कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप कर ले एक सवाल कर ले। हमारी कास्ट अली आपकी तरफ आएंगे, बड़े मासूम सा चेहरा, आपके शर्मा भी रहे थोड़े बहुत, लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जैसे टैलेंटेड नौजवान जो फिल्म की तरफ आते हैं और जाजिब को हम देखते हैं, आयजा को हम देखते हैं, तो क्या लगता है कि भाई साहब ये जो बड़ा दरवाजा है लॉलीवुड का, खुलने चाहिए आप जैसे नौजवानों को? और टैलेंट ग्राउंड पे आप कितना देखते हैं कि वो करना कुछ चाहते हैं? बहुत हो गया भाई साहब घोड़े पे निकलना, सरसों के, वैसे भी एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान हमारा पहुंचा है, मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूं। तो आपको क्या लगता है कि चीजें बदल सकती हैं नए टैलेंट के साथ? मेरी अम्मा ने एक दिन देखा, वो कहते बेटा ये पुराने चेहरे देखते कि मैं थक गई हूँ, अब मैं नए चेहरे देखना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे देखेंगी तो कैसा लगेगा? कहती ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कहा इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर देखेंगी। तो अब ये है कि नए जो हमें अगर मौका दिया जाए आगे आने का, तो हम काफ़ी एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि पुराने चेहरे अब बहुत लोगों ने देख लिए। मैं खुद अब बोर हो गया हूँ उनको देख देख के। मैं कहता हूँ कि नया टैलेंट आगे आए, और हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह इसमें बड़े ऐसे लोग हैं जो आगे आ सकते हैं। मुझ जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको पैशन है, जो आगे आने का हुनर रखते हैं। और अगर हुनर हो और टैलेंट और वो स्क्रीन पे आ जाए तो फिर उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, फिर वो आवाम के दिलों में भी घर कर जाता है और आवाम तक पहुंच भी जाता है। थैंक यू सो मच टू ऑफ यू। अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कशन करके, और आज के ज़माने में कि आप वन मैन आर्मी के तौर पर भी चल सकते हैं, ये आपने फ़ोन उठाया,
खुद ही वीडियो बनाई, खुद ही एडिट की और खुद ही आप उसके बेस्ट व्यूअर भी हैं। तो अब ये एक्सक्यूज़ तो कहीं परे रह गया ना कि अगर आपने कोई काम करना और कोई टैलेंट आप उसको शोकेस करना चाह रहे हैं तो एक के बाद एक प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं, बशर्ते कि आपका टैलेंट आवाम पर क्लिक करना चाहिए। दैट्स इट। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैर हरमीत, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी हमारी टीम को नज़र लग गई है। वो इसलिए क्योंकि अब हम जितनी भी बातें करते हैं, हम तनकीद भी कर लेते हैं, हम कभी कभी अप्रिशिएट भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें भी तो हमारी टीम से बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन चलें, आप सारी उम्मीदें पूरी ना करें, थोड़ी बहुत ही कर दें। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी न्यूजीलैंड से, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, हमने हमेशा उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है पता नहीं क्या हुआ है कि 2 मैचेस में लगातार शिकस्त हुई है। तो टीम कॉम्बिनेशन, टीम का क्राइटेरिया, टीम की परफॉर्मेंस, ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। जी वालेकुम अस्सलाम सुहा, और हमीद साहब आपको भी सुबह खैर। सर थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया सर, थैंक बहुत यू सो मच शुक्रिया। ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर मैंने तो कह दिया कि नज़र लग गई हमारी टीम को, लेकिन बताएं नज़र भी हम किसी चीज़ को लगाते हैं ना। अगर शुरू से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हमको चले वर्ल्ड कप से लेके अब तक इतना अच्छा सुपर डुपर खेल रहे थे तो नज़र लगा दी है। सर क्या हुआ है हमारी टीम को, कप्तानी आगे पीछे हुई, ये फैक्टर देखते हैं आप या कोई दीगर फैक्टर हैं जिन पर आप रोशनी डालना चाहें? देखिए सोहा, हम लोग माजी में बहुत ज्यादा जीते हैं। हम लोग हाल को नहीं देखते, मुस्तकबिल की फिक्र नहीं होती हमें। हमने कहा जी हमने पिछली बार न्यूजीलैंड को हराया था तो इस बार भी न्यूजीलैंड को हमने मार देना है। ऐसा नहीं है। देखिए दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं, न्यूजीलैंड, मैं कराची में रहता हूँ, मेरे ख्याल में कराची और पूरे न्यूजीलैंड की आबादी एक ही जितनी होगी, लेकिन वहां का आप क्रिकेटिंग सिस्टम देख लें, वहां के आप स्पोर्टिंग कल्चर देख लें, क्या जबरदस्त उनके पास प्लेयर्स हैं। वो हर फॉर्मेट का अलग प्लेयर लेकर आते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं कोई आमिर जमाल को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आमिर जमाल ने अभी रिसेंटली टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, हमने उनको T20 खिला दिया। बाज प्लेयर्स हमारे यहाँ PSL में परफॉर्म करते हैं, हम उनको वनडे खिला देते हैं, टेस्ट मैच खिला देते हैं। देखें ये स्पेशलाइज दौर है, इसमें हमें हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें बनाना पड़ेंगी और टीमों को टाइम देना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी टीम को, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, इवन हमारे पड़ोस में आप इंडिया को देख लें, दुनिया में किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि वो रगड़ेगा और उनकी टीम नंबर 1 टीम बन जाएगी। हम 2 सीरीज हारने के बाद कोचेस को चेंज कर देते हैं। हमने वर्ल्ड कप के बाद कप्तान को तब्दील कर दिया। हम ये समझ रहे थे कि शायद बाबर आजम के हटने से कोई पाकिस्तान क्रिकेट तब्दील हो जाएगी। देखिए तब्दील जरूर होगी। हमारे भट्टी साहब एक और चीज, भट्टी साहब तनकीद ये भी की जा रही है कि वो कहते हैं ना कि फौज जफर मौज, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक फील्डिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, स्पिन बॉलिंग के हवाले से तमाम तरह टीम को अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई उसको आगे लीड कर रहा है। इस सारी चीज पर अगर हम देखें, लेकिन हमें ग्राउंड पे ना फील्डिंग उसी तरह नजर आई, ना बॉलिंग में भी हम उसी तरह कल के अलावा, या हम बात करें यानी बॉलिंग की अगर बात की जाए सर, तो ओपनिंग में जिस तरह हमारी पिटाई न्यूजीलैंड ने की और फास्ट बॉलर के हवाले से, हारिस रऊफ के हवाले से सर क्या कहेंगे? सर हमने देखा है कि जब भी नई गेंद उसके पास होती है तब उसकी वॉट लग जाती है, क्या करना चाहिए सर? मशवरा क्या देंगे सर? देखिए हुरमित साहब, एक तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली कोई भी बॉलर सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के नई गेंद करवाया था। हर बॉलर की कोशिश होती है कि उसको पुरानी गेंद मिले। और अभी ये जो देखें 2024 का जो साल है, ये वर्ल्ड कप का साल है। 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होना है, तो तकरीबन 5.5 महीने रह गए, क्योंकि आज 15 दिन तो हो गए जनवरी को। अब इन 5.5 महीनों में हमने टोटल 15 मैचेस खेलने, जिसमें हमें वर्ल्ड कप के लिए एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है। लेकिन हमारी जो बॉलिंग है, हमने पहले मैच में 2024 में ये दोनों हमने न्यूजीलैंड के मैचेस खेले। पहले मैच में हमने 226 रन दे दिए, दूसरे मैच में कल हमने 194 रन दे दिए। देखें ये न्यूजीलैंड जैसी टीमें हमें ना 224 रन आसानी से
226 रन आसानी से चेस करने देंगी और ना हम 195 रन का टारगेट। भट्टी साहब, एक और चीज हमने ये देखा है कि रिजवान के विकेट कीपिंग के हवाले से भी लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं कि आजम खान को अगर हम देखें, एक तरफ इफ्तिखार और आजम खान की परफॉर्मेंस को देखें तो हमें वो बिल्कुल उसी तरह नजर नहीं आए। फिर विकेट कीपिंग के हवाले से आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मैंने खुद वो मैच देखे जिसमें कई दफा ऐसा लगा कि आजम खान उस तरह कोई या तो प्रेशर था या उसी तरह वो कर नहीं पा रहे थे, ये इसको कैसे देखते हैं कि क्या मौका रिजवान को भी देना चाहिए था, क्या कर लेना चाहिए सर? देखिए, किसी भी टीम में एक तरह के दो प्लेयर्स डालना, दूसरे प्लेयर्स पर प्रेशर डालना है। अब मोहम्मद रिजवान अपनी विकेट कीपिंग की वजह से मशहूर थे, बैटिंग उनकी इजाफी सलाहियत थी। अब हमने ग्लव्स पहना दिए आजम खान को, तो रिजवान पर प्रेशर बिल्ड हो गया कि मुझे तो एक ही चीज में कारकर्दगी दिखाना है। अब ये तो टीम मैनेजमेंट को फैसला करना है ना, जो रिजवान की जगह आजम खान को लेकर आए। आजम खान भी देखें अपकमिंग प्लेयर है, पावर हिटर है, दुनिया की जितनी लीग्स है उनमें परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो उनका फिटनेस का इशू है, दूसरा हम मोहम्मद रिजवान और आजम खान की बात कर रहे हैं। दो विकेट कीपर अभी इस टीम में पहले मौजूद है न्यूजीलैंड में। साहबजादा फरहान वो विकेट कीपिंग कर लेते हैं, हसीबुल्लाह वो विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो मतलब जो लोग टीम सिलेक्ट कर रहे हैं वो शायद इतना मुनासिब कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। आपने बहुत अच्छी अभी उर्मित साहब इफ्तिखार की बात की। इफ्तिखार के बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा कि वो माजी की मैंने बात की ना, तो माजी की परफॉर्मेंसेस पर अब जब हम आजम खान को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं तो इफ्तिखार को कैसे हम कैरी कर रहे हैं। हर मैच में बाबर आजम तो रन नहीं करेंगे ना। बाबर आजम नो डाउट उन्होंने दोनों मैचेस में 50-50 अच्छे रन प्लस रन बनाए, लेकिन बाबर आजम को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेकर देखिए, दुनिया की जो ग्रेट्स हैं, लाइक आप इंडिया में ले लें विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, विव रिचर्ड्स को ले लें, इवन पाकिस्तान में जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, ये प्लेयर ग्रेट्स इसलिए थे कि ये मैचेस फिनिश करते थे। बाबर आजम 64 रन तो कल बना लिए उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान को उनके न पिछले 50 रन का फायदा हुआ, न कल 64 रन का फायदा हुआ। भट्टी साहब, आपका ये वाला पॉइंट बहुत वैलिड है कि मैच को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी एक टर्म जो आपने यूज की मुनाफिक कॉम्बिनेशन की, वो बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमने जो की है T20 दुबई हमारा फेवरेट फॉर्मेट है, उसके बावजूद भी अगर आप परफॉर्मेंस में इतना लैक करेंगे तो फिर आवाम कैसे खुश हो सकेगी आपसे। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हमारी ब्रेक आती है ना, तो आपको पता है हरमीत पाजी क्या कर रहे होते हैं? रील्स को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि रील्स का जमाना है भाई। आपको पता नहीं चलता 2-3 घंटे कहाँ जाते हैं। जब भी आपको फुर्सत का टाइम मिलता है तो वो फुर्सत का टाइम जो है ना, वो 2-3 घंटे में बदल जाता है जब आप रील्स देखना शुरू करते हैं। वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या अगर आपका यूट्यूब हो। लेकिन अब बात करते हैं हम उन रील्स की जहाँ पर आपको लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है। ओ माय गॉड, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बैग, लग्जीरियस सा घर। ये रील्स तो आप देखते हैं और देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं, खुश भी होते हैं, इंप्रेस भी हो जाते हैं उन ब्लॉगर से जो ये आपको सब कुछ दिखा रहे होते हैं। लेकिन एक सादी सी जिंदगी, गांव की, देहात की, वहाँ के खेत, वहाँ का घर, वहाँ का किचन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के बर्तन, जिस आग जलाकर रोटी पकाई जाती थी, सालन पकाया जाता था, ये सादी जिंदगी बहुत कम लोग हैं जो कवर करते हैं। और हरमीत 7% सिर्फ आबादी हमारी वो है जो अगर हम ओवरऑल देखें तो वो एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती है। बाकी की सारी परसेंटेज तो वो है जो कि या तो मीडियोकर फैमिली है, या फिर लोअर मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास है। तो उन लोगों के नुमाइंदा कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो बड़ा ज़बरदस्त और सुपर डुपर काम कर रहे हैं। अरशद रील्स की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, पाकिस्तान में बहुत है। और फिर दुआ को तो आप सब जानते हैं, ज़ैनब को भी जानते हैं, मोहम्मद को भी। तो दुआ के पप्पा और दुआ की मम्मा आज हमारे साथ सेट पे मौजूद नहीं है, बल्कि अपने घर में मौजूद है। हमने कोशिश की थी कि उनको सेट पे बुलाएं, लेकिन ऑल दो चूँकि वो दूसरे शहर में हैं तो दोबारा भी आएंगे तो हम उन्हें बुलाएंगे, लेकिन आज आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। उससे पहले ज़रा एक हमारे सामने जो है ना कुछ रील्स जो है बेसिकली वो आपने देखी होंगी, लेकिन चलिए जी वो ऑन स्क्रीन आ गए हमारे सामने, आपकी मुलाकात कराते हैं। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम सब खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मिसेस अरशद भी हमारे साथ मौजूद है जो कि बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बना रही हैं, और सबसे अच्छी बात और अहम बात कि वो पर्दे में रह के सारा कंटेंट बना रही हैं। और भाई हम कैसे भूल सकते हैं दुआ को, खुद ही बीच में बैठ के रही है मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? हाय ऊपर देख के बात करो मुझसे। आंटी की तरह मूवी करो ना। अच्छा चलो बताओ, अच्छा बताओ, अभी ये जो पापा के साथ वीडियोस बनाती हो, आपको पता है ना कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ जी। चलो फिर ये बताओ कि ये वीडियोस कैसे बनाती हो? कैसे बनाती? चलिए अर्शद साहब आप बताएं। आप अर्शद साहब आपका बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए, और आप बताएं कि आपने दरअसल ये काम शुरू कब किया, क्या सोच आई? और हमने ये भी सुनने में आया कि आप बेसिकली सिंगिंग करना चाहते थे, फिर वहाँ से आपने सोचा कि नहीं ये काम नहीं करना, कुछ ऐसा करते जिससे लोगों को इंस्पायर कर सके। तो कब से शुरू किया ये रील्स बनाना? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके चैनल पे लाइव जो है, तो इससे पहले ये तो जो किया, तो अगर गुफ्तगू के दौरान अल्फाज आगे पीछे हो जाएं तो एडवांस में मैं माजूर चाहता हूँ। कोई बात नहीं। ये काम सबसे पहले हमने शुरू किया था, ये पिछले गुज़श्ता रमजान मुबारक में शुरू किया था। अच्छा जी। अच्छा असद साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, आपकी वीडियोस जो हैं वो काफी वायरल हैं, लेकिन जो कंटेंट आप निकालते हैं, और आपने फरमाया कि ये रमजान में शुरू है, इतनी जल्दी इतना बूस्टअप जो मिला आपको, क्या आपको यकीन था कि इतने जल्दी आप वायरल हो जाएंगे? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आपके फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ जाएगी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान को अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद रहना चाहिए, और नाउमीदी आप जानते हैं गुनाह है। मैं भी पूरी उम्मीद था अल्लाह की ज़ात से, लेकिन इतनी जल्दी फेमस हो जाऊंगा इसका थोड़ा अंदाजा नहीं था। अच्छा मोहम्मद अरशद, मैं ना आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हमारे व्यूअर्स ने मोहम्मद अरशद साहब की रील्स देखी हो ना, अच्छा मैं ना टॉपिक से बड़ी इंस्पायर हूँ। वो इसलिए कि वो पाकिस्तान में गुर्बत हो, खुदकुशी हो, मियाँ बीवी के हकूक़ के बारे में हो, माँ बाप के हकूक़ के बारे में हो, बच्चों के बारे में, आप इन टॉपिक्स को बड़ा ध्यान रखते हैं कि इन पर कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिससे लोगों को समझ आए और एक पैगाम भी चला जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये स्क्रिप्ट कौन सोचता है, ये आप अगर आइडिया आता है, ये कहाँ से आता है, और आप क्या सोच लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये स्क्रिप्ट मेरा तकरीबन अपना ही होता है, और बेगम होता है, उनका थोड़ा तावन होता है, और छोटे भाई माजिद होता है, उनकी बड़ी सपोर्ट। तो ये स्क्रिप्ट सारा हम खुद ही बनाते हैं। मेरी अपनी इसमें थोड़ी ज्यादा, ये बेगम है मेरे साथ, वो मेरी मदद करती हैं स्क्रिप्ट लिखने में, सोचने में। अच्छा बेगम साहिबा को ना, अच्छा मिसेस अरशद भी बैठी हैं, तो सोहा उनसे भी सवाल कर लेते हैं कि अरशद पाजी तो कमाल करते हैं, एक्टिंग बड़ी जबरदस्त, आपका खाना बनाने का ढंग, फिर ये आइडियाज वगैरह, क्या पहले से आप डिसाइड करती हैं कि मियां साहब कल हमने ये कड़ी पकौड़ा ही बनाना है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड वहां पे आ जाती है, तो पहले से आप तय कर लेती हैं सारी चीजें? शर्माए ना, बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो खाने वगैरह बनाते हैं, तकरीबन ये इनकी सोच होती है, हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं हमने क्या बनाना है, क्या नहीं करना। तो अक्सर घर वालों को, सभी को, बच्चों को जो मुझे पसंद हुआ वही रात को डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह क्या बनाना है ब्लॉग में, तो वही बनाते हैं हम, और हमें पता है वही चीजें पकाते हैं, कोई डिफरेंट चीज हम पकाते नहीं है। अच्छा सर, मिसेस अरशद को ना मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, जो कि अक्सर औकात आपकी वीडियोस में भी है, और वो ये कि देखिए इतना ज़बरदस्त कंटेंट बना रही है, लेकिन बिल्कुल बापर्दा होके, और लोग इसको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और यही नहीं तौर पर ये आपका ही फैसला है, उनका अपना फैसला भी है, और लोग इससे बड़ा इंस्पायर भी हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो बड़े ब्लॉगर्स कम्युनिटी एक्टिव है, व्लॉगर्स बड़े एक्टिव हैं, जब आप वायरल हुए तो क्या क्या रिव्यू आए लोगों के, किन किन ने आपसे रब्ता किया, और जब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो क्या कहते हैं? जी, जब YouTube पे हमारे 5 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हुए थे, तो खुसूसन पाकिस्तान सबसे पहले 7 भाई हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था YouTube पे, जिनका चैनल है डकी भाई के नाम से, और उसके बाद हमारी नताशा वकास साहब आए हैं, हमजा भट्टी साहब हैं, उमर सलीम शेख साहब हैं, और इंडस्ट्री के लोगों में से सईफा जब्बार खटक साहब हैं, अजलान शाह साहब हैं, और भी बहुत से लोग जिन्होंने हमारे इस काम को सराहा, बहुत अच्छा लगा, इन सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
अच्छा ये तो चलिए अच्छा पाजी, बच्चों को ट्रेन करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारी जो छोटी सी प्यारी सी भतीजी बैठी है, इसको ट्रेन करते हुए कितना टाइम लग जाता है कि पुत्र आपने ये करना है, ऐसे बोलना है, फिर ये करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये उसी तरह ताउन करती है या सिखाने में शरारतें तो अभी भी इसकी लगी है हमारे सामने? तो फुल मुझे लगता है ट्रेन है। शरारतें कर रही है। जब हमने रील बनानी होती है ना ज़ैनब और मोहम्मद की, तो वो जल्दी बन जाती है। दुआ की रील बनाने में बहुत टाइम लगता है, तकरीबन सारा दिन में एक रील बनती है। तो ये देखिए। अच्छा दुआ, मुझे ये बताओ, चलो अब मुझसे बात करो ना। देखो आपको पता है आप टीवी पे आ रही हो, टीवी देखती हो ना, अब आप टीवी पे आ रही हो। दुआ चलो मुझे ये बताओ कि आपके अब्बा ज्यादा अच्छे हैं या अम्मा ज्यादा अच्छी हैं? कौन ज्यादा प्यार करता है? अम्मा अच्छी हैं कि पापा अच्छे हैं? दोनों। ओए बड़ा न्यूट्रल जवाब दिया है। अच्छा दुआ बताओ, अच्छा अब्बा अम्मा के साथ घूमने फिरने का दिल करता है, कहाँ जाने का दिल करता है कि चलो हम घूमने फिरने चलते हैं? ज्यादा जिद क्या करती हो अम्मा अब्बा से? सैर करने किधर जाना होता है आपने? सैर करने किधर जाते हो? अच्छा अर्शद साहब आप मुझे बताएं, दुआ तो बहुत है, दुआ अपनी मर्जी से बोलती है, अपनी मर्जी से मुंह छुड़ाती है और अपनी मर्जी से सारे काम करती है। अर्शद साहब मुझे ये बताएं कि देखिए दुआ ने कहा ना हम शहर में रहते हैं ना हम गांव में रहते हैं, हम तो डेरे पे रहते हैं। अभी जो आपका डेरा है ना ये भी बड़ा मशहूर हो गया है, इसके बारे में बताएं कि वहाँ पर चूँकि आपके अम्मा अब्बा भी रहते हैं, तो ये सादी सी जिंदगी जो आप दिखाते हैं उसको आप मतलब क्या एक पैगाम है जो आप देना चाहते हैं लोगों को सादी जिंदगी के हवाले से? ये पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ सारे लोगों को आपके चैनल की साथ से कि इधर अक्सर लोग सोचते हैं यार वो गांव की जिंदगी वो इतनी बुरी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो शहर में जाने को सभी का दिल करता है। हम भी इधर से पहले शहर ही चले गए थे, सियालपुर शहर में रहते थे। फिर इधर जो माहौल हमें ये बहुत पसंद था, जब हम बड़े हुए तो हम वापस अपने अम्मी अब्बू को लेके इधर पे आ गए। इधर का आपने माहौल देखा, वीडियो में देखते रहते हैं, बहुत अच्छा खुशगवार माहौल है। और अकेले रहते हैं, कोई शराबा भी नहीं है, गाड़ियों का धुआं नहीं है, और हमसाया कोई नहीं है जिससे कोई झगड़ा हो जाए किसी बात पे बच्चों की वजह से या किसी वजह से। तो इधर बहुत मजा आता है जिंदगी का। तो एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि कभी जो दुआ है वो कभी जाती है अमरूद के बाग, ज़ैनब को हम कहीं और से आते हुए देखते हैं, मोहम्मद कहीं और से आ जाते हैं। ये सारे लोकेशंस वगैरह जो है ये आपके इस इर्द गिर्द एक ही एरिया में, फिर आप पहले से तय कर लेते हैं कि बच्चों इधर ही जाना है, पिकनिक भी मनाएंगे, साथ में व्लॉग भी हो जाएगा, डॉलर भी आ जाएंगे भाजी? नहीं, जिधर हम रहते हैं इधर हमारा अकेला घर है, तकरीबन ये 9 कनाल जगह है तकरीबन सारी। इधर फिर बाग भी है, मस्जिद है, तो उधर हमने बाग लगाया हुआ, काफी दरख्त हैं छांव के लिए और कुछ फलदार दरख्त हैं, तो काफी अच्छा माहौल है इधर वीडियो बनाने के लिए। अच्छा मोहम्मद अर्शद साहब एक और चीज जो हरमीत कह रहे हैं ना, अगर आप यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो जब आप बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है तो आपको पता है फिर आपको पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं, और पैसा आता है तो आपका दिल होता है कि लाइफ को अपग्रेड किया जाए, और ये हम देखते भी हैं। लेकिन आपको पता है ना कि लोग आपकी सादा ज़िंदगी से इंस्पायर हैं, उसको देखते हैं, उसको देख के खुश होते हैं। तो अब चूँकि माशाल्लाह अच्छा अर्न भी करना शुरू कर दिया होगा आपने, तो क्या आपका मुस्तकबिल का प्लान है इस हवाले से कि बच्चों की आला तालीम के लिए अपनी बेगम को, जो आप हम तो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, जो कि होना भी चाहिए मियाँ बीवी में, और ये बॉन्ड जो आपका इनके साथ है, क्या प्लान है आगे कुछ करने का? जी बच्चों की तालीम के हवाले से हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी है जो इसी तरह गुजरी आपके सामने है वीडियो में। आज भी हम इतना वायरल होने के बावजूद भी उसी जगह पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उसी मोटरसाइकिल पे आते जाते हैं, पहले वाली जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं, बड़े मजे की जिंदगी है माशाल्लाह। अम्मा अब्बा कितने खुश हैं? क्योंकि आपके अम्मा अब्बा को भी अक्सर वीडियोस में देखते हैं, सेलिब्रिटी तो वो भी है, खाली आप दोनों सेलिब्रिटी नहीं है। हाँ जी, अम्मा अब्बा माशाल्लाह बहुत खुश है हमारी जिंदगी से। अभी भी वो दुआएं कर लेते आपके चैनल पे इंटरव्यू देने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा अब्बा जान बहुत खुश। तो अर्शद पाजी आप मशहूर बहुत हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। आस पड़ोस में देहातों में जब ब्याह शादियां वगैरह होती हैं, जब अर्शद पाजी जाते हैं तो तस्वीरें तो लोग खींचते हैं। स्टार हाँ जी, अभी कल ही मेरी 3 बेटियां मुअल्लिमा का कोर्स कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटी ने कल कंप्लीट कर लिया था, तो उधर गए थे तो बच्चे थे, बड़े थे, वो सभी सेल्फियां लेते थे। तो बेगम तो पहली दफा गई थी बाहर ये वायरल होने के बाद मेरे साथ, तो ये खुद भी बड़ा हैरान होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत सारी दुआएं आपकी पूरी छोटी सी फैमिली के लिए, ज़ैनब के लिए, मोहम्मद के लिए, दुआ के लिए, और मिस अर्शद जो है यकीनी तौर पर बहुत अच्छी परवरिश कर रही है बच्चों की। आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे। दुआ कहाँ पे? दुआ से बोले जल्दी से हमें बाय कर दे, हम जा रहे हैं।
दुआ बाय कर दो। बाय। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, मिसेस अर्शद, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सादा से लोग, सादी सी ज़िंदगी, जिसके बारे में हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में हर लग्जरी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ की तरफ हम वापस रिवर्स चाहते हैं वो है हमारी सादा सी ज़िंदगी। तो अपनी ज़िंदगी में सादगी को आपने हमेशा ज़िंदा रखना है। अब लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात कल करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।